हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और आज की डेट में जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक पे। हाँ जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बारे में। आखिर क्या है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, इस बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि किस सोर्स ऑफ इनकम के बेस पे हमें किस फॉर्म को चुनना है आईटीआर भरते समय। और दूसरा, इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारी इनकम जो हम आईटीआर भरने जा रहे हैं, अभी 31 मार्च निकल गया है, हम उसकी आईटीआर भरेंगे अभी आने वाले 2 महीनों के अंदर, तो उसमें क्या हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम 7 लाख है या 5 लाख है, इस पे भी काफ़ी एम्बिग्यूटी है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से, और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी। तो ध्यान से देखिए और समझिए कि आखिर इनकम टैक्स में ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है क्या। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास हाजिर होगी। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये हम सबको पता है कि हमारा ये एक्ट 1961 में बना था, और तब से लगातार इसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक पीडीएफ के माध्यम से आपको इसके साथ ही समझा पाऊंगा कि किस तरीके से 115 बीएसी और आईटीआर फॉर्म जो भी एप्लीकेबल होंगे आपके इनकम के हिसाब से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप एक पैन होल्डर हो और आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है और वो इनकम आपकी कुछ एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। ये इसलिए जरूरी है कि सरकार को पता चलता रहे कि आप कौन से जरिए से इनकम कमा रहे हो और उसमें कितना टैक्स बनता है, तो उसका ब्यौरा सरकार के पास रहता है। तो वो आपके उस पैन की डिटेल से ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या था, सरकार ने एक नॉर्मल स्कीम निकाली हुई थी कि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी आपके लिए, उस लिमिट पे आप टैक्स दे दो हमें और बात खत्म। तो पहले एक सिंपल रिजीम चलती थी, उसको आज की डेट में ओल्ड रिजीम कहा जाता है। जो आपके 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम थी, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, ना ही उनको कोई आईटीआर भरने की जरूरत थी। सरकार ने और 3 स्लैब और बना रखे थे। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पे आपको 5% और 10% टैक्स देना था। ये 5% पिछले 2 सालों से एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले ये 10% की स्कीम में हुआ करता था। 5 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 20% का आपको टैक्स देना होता था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल स्कीम के बारे में। और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी तो आपको 30% टैक्स देना होता था, और एक आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता, और बात हो जाती है यहीं पे खत्म। साथ ही उन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी थी। सेक्शन 10 के अंदर हाउस रेंट अलाउंस की एग्जाम्पशन हमें दे रखी थी। सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 की सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। सेक्शन 24 में यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आपको उस होम लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसकी एग्जाम्पशन अलग से सरकार ने मैक्सिमम अप टू 2 लाख दे रखी थी। सेक्शन 10 में कन्वेंस पे भी हमें छूट दे रखी थी। और 80C में आप सभी को पता होगा LIC और PPF और PF और ट्यूशन फीस, इन सबको मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक की आपकी एग्जाम्पशन होती थी। 80D में मेडिक्लेम या प्रिलिमिनरी मेडिकल एक्सपेंडिचर होता था, उस पर आपकी 25,000 प्लस 5,000 या 50,000 प्लस 5,000 जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से आपकी एग्जाम्पशन होती थी। तो सरकार ने ये जो टैक्स रेट बना रखे थे, इनसे पहले आपकी ये सारी एग्जाम्पशंस छोड़नी थी उनको। मतलब आपकी मान लीजिए 5 लाख की इनकम, तो पहले ये एग्जाम्पशंस अलाउड होंगी, उसके बाद आपको 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख के जरिए से बताया जाएगा। अब साथ सरकार ने क्या कर रखा था, 87A सेक्शन में एक रिबेट दे रखी थी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये सेक्शन क्या है, 87A ये कहता है कि भाई अगर आपका टैक्स 12,500 रुपये से कम बनता है तो आपको 12,500 तक की छूट दी जाती है। तो आपकी अगर आईटीआर पे कोई भी टैक्स 12,500 से कम तक बनता है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि उससे ज्यादा बनता है तो फिर वो छूट आपकी
खत्म कर दी जाएगी, उसकी माफी नहीं मिलेगी। तो इस जरिए से माना जाता है कि यदि 5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है पूरे साल के अंदर। अब यहाँ पे सरकार हर साल नया बजट लाती है तो कोई ना कोई नई स्कीम लेके आती है। तो सरकार ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंस बिल 2020 में, जो बाद में एक्ट बना, और उन्होंने बताया सेक्शन 115 BAC में कि भाई ये हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नई इनकम टैक्स रिजीम को मद्देनजर रखते हुए। तो यहां से स्टार्ट हुई हमारी न्यू इनकम टैक्स रिजीम की कहानी, जिस पे आज बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसके सबसेक्शन 1 में इन्होंने लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इन्होंने कह दिया कि इस एक्ट में चाहे कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर इस सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए यदि इस सेक्शन के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं तो कोई और सेक्शन ओवरराइट नहीं करेगा। यानी कि जहां पे इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हो लॉ में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इट्स मीन, इसका मतलब यह है कि इससे बड़ा कोई इस कानून के अंदर कोई नियम नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि इनकम टैक्स पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल और HUF पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। उनकी कोई भी टैक्स पेएबल है किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो कि उसकी वो फाइलिंग करेगा 1 अप्रैल 2021 से बाद में। यानी कि आपके 20-21 के लिए ये एप्लीकेबल था, तो 20-21 की ITR हमेशा 21-22 में भरी जाती है, और इस 20-21 को असेसमेंट ईयर 21-22 भी कहा जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो उन्होंने कहा कि वो ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स देने के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कुछ कंडीशन उन्होंने सबसेक्शन 2 में सेटिस्फाई करनी है, और उसके बाद वो इस स्कीम के तहत टैक्स पे कर सकते हैं और अपनी ITR भर सकते हैं। अब इस स्कीम में क्या क्या वो है टैक्सेस की छूट है, वो मैं अभी बता देता हूँ। अगली स्लाइड में वो है, उस पर चलते हैं, बीच में बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 19, जिसको न्यू रिजीम ऑफ टैक्स रेट कहा गया। तो सरकार ने क्या कहा कि 2.5 लाख रुपए तक तो आप पहले भी टैक्स नहीं दे रहे थे, अब भी मत दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। सरकार ने साथ में कहा कि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। पहले भी आप यही कर रहे थे तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने फिर कहा कि 5 लाख रुपए से 7.5 लाख के बीच में 10% टैक्स देना है आपको। और वहां पे क्या था पुरानी रिजीम में, पुरानी रिजीम पे हम आगे चलेंगे, अभी बता देता हूँ। उसके बाद उन्होंने 7.5 से 10 के बीच में कहा 15% टैक्स दे दीजिए, और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में कहा कि आप 20% टैक्स दे दो, और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25, और उसके बाद 30। तो सरकार ने 6 स्लैब ऑफ इनकम टैक्स डिसाइड कर दिए। अब साथ में उन्होंने क्या गजब काम किया, आप लोग समझ पाओगे। उन्होंने जो सेक्शन 10, 16, 24, 80, 80C सारे सेक्शनों की एग्जम्पशन को खत्म कर दिया कि भाई अगर आप इस स्कीम में जाओगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना, बात खत्म। ये उन्होंने डिसाइड कर दिया, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना। और ये 2 तरीके की आपकी एग्जम्पशन है जो आपको मिलेंगी। पहला है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, आपके एम्प्लॉयर ने कोई पेंशन में कंट्रीब्यूशन दिया तो उसका फायदा मिलेगा, और साथ ही कोई एम्प्लॉयर ने कोई नए एम्प्लॉय पे कोई एक्सपेंडिचर किया है वो आपका अलाउड होगा। इसके अलावा कोई फायदा नहीं इस स्कीम में। तो अब इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं, भाई पुरानी स्कीम और नई स्कीम में रेट क्या है। पुरानी स्कीम में भी 2.5 लाख रुपए से नील था, इसमें भी 2.5 लाख से नील है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 5 से 10, टोटल 20% था, उसमें यहाँ देखिए 5 से 7.5 और 7.5 से 10, यानी कि 2 रेट डिफरेंट कर दिए, और वो भी मैक्सिमम आपको 15%। तो इस वजह से टोटलिंग अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ 30% था, इसको इन्होंने 15 के बाद 30 किया, 3 और रेटों में डिसाइड कर दिया। तो इसमें इन्होंने किया क्या कि इन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन लगाई कि इससे लोगों को टैक्स लायबिलिटी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टैक्स के दायरे में लेके आएंगे। उसके साथ ही हम पिछले इसके पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF पे अप्लाई होती है और किसी पे अप्लाई नहीं होती।
और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन 10, 10 AA, 16, 24, 32 सारी एग्जाम्शन उन्होंने खत्म कर दी कि भाई आपको ये कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी अगर आप इस स्कीम में जाओगे। और साथ ही उन्होंने क्या लिख दिया इसी के सेक्शन में कि भाई आपको एक इंटीमेशन देनी होगी इनकम टैक्स को अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। यदि आप कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, उसकी इनकम ITR फाइल कर रहे हो तो भी, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो भी आपको इस स्कीम को ऑप्ट करने से पहले एक इंटीमेशन देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो कि आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले दोगे। अब साथ ही इन्होंने कह दिया कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने इस स्कीम को एक्सरसाइज कर लिया, ये किसके लिए है, ये प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशन की अगर किसी ने इनकम दिखाई तो उसके लिए है कि अगर उसने एक बार ऑप्ट कर ली तो वो एक बार ही विड्रॉल करके वापस आ सकता है, दोबारा जीवन में वो दोबारा उस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। यानी कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है इस स्कीम से बाहर निकलने की और इसमें वापस आने की। अगर वो वापस आ गया तो फिर वो उसके बाद कभी भी दूसरी स्कीम में नहीं जा पाएगा। और ये जो द पर्सन शैल नेवर एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस एक्ट, अगर वो चला गया एक बार छोड़ के तो कह रहा भैया आप घर जाओ, आप जो स्कीम अपनाना चाहते हो उसी में रहो, हमारे नई स्कीम में आपको कोई फायदा नहीं। अब इस स्कीम को देखें हम तो आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के और जो पुरानी स्कीम है इसके बीच में हम चेकलिस्ट लगाते हैं कि भाई कितना टैक्स कब बनता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में हमने एक कैलकुलेशन बनाई। अगर आपकी इनकम 5,80,000 है तो आपको पता है सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन है जो 50,000 रुपए की छूट देता है। अब मान लीजिए हमने 50,000 की LIC या मेडिक्लेम इस तरीके से कोई एग्जाम्पशन ले रखी है। इसमें अदर डिडक्शन का मतलब हमने बता दिया कि कोई भी और HRA, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन, ATC, ATD जो भी है वो हमने इसमें डाल दिया। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 4,80,000। तो 5 लाख से नीचे टैक्स नहीं लगता है, आपको पता है, क्योंकि 87A की वजह से 12,500 की छूट मिलती है। 12,500 या जितना टैक्स बना उतने की छूट मिलेगी आपको, तो आपका टैक्स हो गया नहीं। उसके बाद ये आप न्यू रिजीम में देखोगे तो 5,80,000 रुपए का, क्योंकि उसमें कोई छूट नहीं, तो 21,320 रुपए का टैक्स बना। ऐसे ही जब 7 लाख रुपए पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमने कोई एग्जाम्पशन नहीं ली, तब हमारा कोई भी एग्जाम्पशन ना लेने के केस में 6.5 लाख रुपए की इनकम पे 44,200 रुपए का टैक्स बनता है। यहाँ हमें लगता है कि भाई अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पशन नहीं है तो हमें टैक्स देने की रिक्वायरमेंट बने, क्योंकि पुरानी नई रजीम में 7 लाख रुपए पर 33,800 का टैक्स बनता है और पुरानी में अगर इस तरीके से देखा जाए तो 44,200 का। तो इसके साथ ही आप आगे भी देखोगे तो नई स्कीम में यदि आपके पास कोई एग्जाम्पशन स्कीम अलाउड है, या सेक्शन 10 की हो, 16 की हो, 24 की हो, 80C की हो, 80D को, कोई भी एग्जाम्पशन आपके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है तो आपको फिर नए स्कीम में जाने की जरूरत नहीं। अब 2 साल से ये देख रहे हैं, सरकार ने ये देखा कि भाई 2 साल हो गए नई स्कीम में कोई आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर इसमें कवर्ड हो नई स्कीम में, क्योंकि वहां नंबर ऑफ टैक्स पेयर ज्यादा कवर्ड हो सकते थे इन रेस्पेक्ट टू द ओल्ड रिजीम। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी और उन्होंने एक नया फैसला जारी किया, फाइनेंस एक्ट 2023 जो अभी स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से, उन्होंने सेक्शन 115 BAC को रिवाइज कर दिया और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2024 से। यानी कि जब आप 1 अप्रैल 2024 के बाद कोई रिटर्न फाइल करोगे तो उस पर ये प्रोविजंस लगेंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम 115 BAC को रिवाइज करके एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ला रहे हैं और उसको हम डिफरेंट स्लैब में प्रपोज करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और उसके 3 लाख के हर एक वेरिएशन पे एक नया टैक्स रेट वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ देखते हुए सभी लोगों को ये पता चला कि भाई ये तो नई स्कीम आई है। अब नई स्कीम में इन्होंने और भी चेंजेस किए हैं। साथ ही मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, नई स्कीम में इन्होंने क्या किया, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं छोड़ा, यानी कोई जरूरत नहीं आपको टैक्स देने की। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 3 लाख से 6 लाख 5%, उसके बाद 6 से 9 10%, 9 से 12 15% और 12 से 15 20%। इन्होंने क्या करा, अभी 25% के स्लैब को ही खत्म कर दिया, यानी कि जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो टैक्स भी ठीक ठाक दे सकता है, दे कैन एज्यूम दैट।
यानी कि 15 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम है वो 30% देगा। तो इन्होंने 15 लाख तक की गैपिंग को बना के रखा हुआ है और यहाँ पे सबको दायरे में ले लिया अगर न्यू स्कीम में। अब इन्होंने साथ ही इसमें क्या कर दिया भाई, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने जो पहले 2 एग्जेम्पशंस थी उनको एज इट इज रखा और 3 नई जो एग्जेम्पशंस हैं उनको अलाउड किया। उसमें पहली है सेक्शन 16(1)(a) को इन्होंने इसमें अलाउड कर दिया और कहा कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पहले मिलती थी न्यू स्कीम में वो मिलेगी सैलरीड पर्सन को, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हीं को मिलती है। तो यहाँ एक 50,000 का एडिशनल फायदा कर दिया सरकार ने। दूसरा सरकार ने क्या करा कि जो पहले 87A सेक्शन में एक टैक्स की रिबेट मिलती थी ओल्ड रिजीम वालों को, कहा जी इसमें भी मिलेगी आपको, और आपको मिलेगी 7 लाख रुपए से नीचे कोई टैक्स बनेगा, 7 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स बनेगा तो वो एग्जेम्प्टेड है। यानी कि आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरी अब हो गई 2.5 लाख से बढ़ के सीधे 7 लाख, जो पहले 5 लाख थी उसको 7 लाख कर दिया। तो यहाँ पे अब 2 लाख रुपए का डायरेक्ट वेरिएशन आ गया ओल्ड और न्यू में। इस वजह से अब मुझे लगता है कि ये स्कीम और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई पहले के मुकाबले। ऐसा ही उसके बाद एक और एडिशनल किया इन्होंने सेक्शन 80CCH, जो कहा इन्होंने कि अग्निपथ स्कीम में अगर कोई पैसा डालेगा या निकालेगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये तो अच्छा है हमारे देश के लिए, देश की सेना के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अब हम वापस अपने सेक्शनों पे आते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या करा, दायरे को बढ़ाने के लिए पहले जो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए था, अब इन्होंने कह दिया हम और लोगों को भी इसमें लेकर आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई है तो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोई है तो, और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ये तीनों तरीके के पर्सनों को और ऐड कर दिया इसमें, और इन्होंने ये 3 मैंने अभी बताई थी कि 3 एग्जेम्पशन अलाउड कर दी। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये किया इन्होंने, इस स्कीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि यदि किसी को नई स्कीम में आना है तो उसे आने की जरूरत नहीं है। अगर वो पुरानी में नहीं इंटीमेशन देता तो नई में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। पहले बाय डिफॉल्ट पुरानी थी, और इन्होंने कहा कि अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको इंटीमेशन देनी होगी। बिजनेस प्रोफेशनल्स हो तो आपको इंटीमेशन देनी होगी। और वही मैंने पिछली बार जो बताया था कि भाई एक बार आपको इसका फायदा मिलेगा, उसके बाद आप कभी इसमें वापस नहीं जा सकते। अब इसमें इन्होंने साथ कह दिया कि भाई हर एक इस बिजनेस प्रोफेशनल्स के अलावा कोई भी अगर टैक्स पेयर है तो वो हर साल उस स्कीम को चेंज कर सकता है। यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉय हर साल उसकी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और नई और पुरानी किसी भी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अंडर द न्यू टैक्स रेजिम इन्होंने एक और बेहतर चेंज किया, जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर होती है उन सबको देना होता है सरचार्ज, और उस सरचार्ज पे इन्हें करना होता है 25%, सरचार्ज लेना होता है 37%। तो अब उनको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 25% तक सरचार्ज देने की, यानी कि और उसको अट्रैक्टिव बना दिया तो सभी लोग उसकी तरफ झुकाव करेंगे। तो मैंने अभी आपको सारे इसके फायदे बता दिया। अब एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने पिछली बार जो कैलकुलेशन करी थी 5 लाख, इसमें 50,000 की स्टैंडर्ड थी, 50,000 की हमने और ले ली तो 480 कोई टैक्स नहीं बना। अगर हम अब इस स्कीम में देखते हैं तो इसमें भी कोई टैक्स नहीं बनता है, जबकि पहले हमारा इस स्कीम में टैक्स बन रहा था 21,320 का। अब आप देखोगे नील बन रहा है। अब 7 लाख की इधर दिखा दी, 50,000 इनको पुरानी स्कीम में एग्जेम्पशन मिल गई, 4.5 लाख की टैक्सेबल टर्नओवर हो गई, 44,200 का टैक्स बना। मगर आप देखिए यहाँ पे नई स्कीम में 6.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं बन रहा, क्योंकि 7 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। यही स्कीम को हमने दोबारा किया, इन्होंने 175 की स्कीम ले ली ओल्ड में, हमारे पास एग्जेम्पशन है, नील टैक्स है, यहां भी नील टैक्स है। अब एक मेजर पॉइंट चेक करते हैं। 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है, आपने 1,75,000 रुपए की एग्जेम्पशन ले ली, 50,000 की आपकी ये वैल्यू अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 775 आपका टैक्सेबल बन गया, तो 70,200 आपका टैक्स बना। जबकि पुरानी नई स्कीम में ये टैक्स मात्र बनता है 54,600। अभी यहीं पे हम 10 लाख रुपए पे यदि हमारे पास 3,05,000 रुपए की बेनिफिट है एग्जेम्पशन का सबका मिला के, तो ही हमें कम टैक्स देना होगा, अदरवाइज हमें टैक्स लगेगा पुरानी स्कीम में ज्यादा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो नई स्कीम है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है और उसमें चांसेस ऑफ बेनिफिट इज मोर देन द चांसेस ऑफ बेनिफिट इन ओल्ड स्कीम।
तो आप सभी को ये कंपैरिजन पता लग गया होगा कि मैंने इसको जो डिफाइन किया है कि नई रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ आप सभी के लिए कि जो नई स्कीम 1 अप्रैल जो फाइनेंस बिल 2023 में आई है 7 लाख रुपए वाली, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी इनकम होगी उस पर लागू होगी, ना कि उससे पहले के किसी भी पीरियड पे। तो अब मैं क्लियर कर देता हूँ आगे कि अब हमें पता है कि भाई हमारी ITR जानी है। तो हमारी, मुझे लगता है कुछ लोगों की क्वेरी ये क्लियर हो गई होगी कि 5 लाख रुपए टैक्स लगेगा इस साल जो हम ITR भरेंगे या 7 लाख पे। तो ये क्लियर है। जो नया सेक्शन आया है रिवाइज्ड वाला वो 1 अप्रैल 2023 से होगा। तो पुरानी एग्जाम्पशन में भी वही 5 लाख की छूट है और आपकी पुरानी जो पहले नई स्कीम आई थी उसमें भी 5 लाख की छूट है और हमारी ओल्ड रिजीम में भी 5 लाख रुपए की छूट है। तो यहाँ आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, जो नई स्कीम आई है वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर पे एप्लीकेबल होगी, ना कि पुराने किसी भी पीरियड पे। तो अभी ओल्ड स्कीम में जो एग्जाम्पशन है वो भी 5 लाख की और न्यू में भी अभी 5 लाख की, यानी कि आप ITR भरोगे 5 लाख की एग्जाम्पशंस को ध्यान में रखते हुए। और तो इन सब बातों से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो आप ITR भरोगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, उस ITR की जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस किस इनकम पे कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होंगे। यदि आपकी इनकम, मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आपकी कोई सैलरी की इनकम है, तो आप पे कौन से टैक्स एप्लीकेबल होंगे। ये एक बड़ा मुद्दा रहता है हर एक टैक्स पेयर का, जब उन्हें नहीं पता। तो हम इस पे एक चर्चा कर रहे हैं कि सैलरी अगर आपकी है और पेंशन है या कोई सिंगल हाउस की प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी एक हाउस से कोई रेंट आता है हाउस प्रॉपर्टी से, या आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आपको, और आप एक इंडिविजुअल हो, तो आपको ITR 1 फाइल करनी होगी यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम है। तो यदि आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 2 ऑप्ट करोगे। अगर ऊपर दिए हुए हेडों में जो सैलरी है, फैमिली पेंशन है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है, इसके अलावा कोई और इनकम है मगर वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो इंडिविजुअल और HUF को ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अब ऊपर वाली सभी इनकमों को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनके साथ यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 भरोगे और ये किस पे एप्लीकेबल होगी, इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP। LLP कंपनी की कैटेगरी में आती है, उसका ITR का फॉर्म 5 to 7 की कैटेगरी में आएगी। यदि आप प्रिजेम्पटिव इनकम की स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो 44AD, ADA एंड 44AE, तो आप ITR 4 फाइल करोगे और कोई फॉर्म आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें कुछ स्कीम है जो सरकार ने कहा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करिए, उसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं 44AD, ADA में और AE में, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स दे के वो फ्री हो सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखा के वो फ्री हो सकते हैं। उसके बाद जो भी कोई बचता है, चाहे वो AOPA फर्म है, LLP है, कंपनी है, ऑडिट हुई है किसी की, वो सारे ITR 5 से लेके ITR 7 के फॉर्म में एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर कर दिया कि ओल्ड और न्यू रिजीम में क्या डिफरेंस है, आप कौन सी ITR आप भरने जा रहे हो और वो कितने तक की आपको भरनी है, कितने तक की एग्जाम्पशन अलाउड है, और आप भरने के लिए कौन कौन से फॉर्मों का इस्तेमाल करोगे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।